Very good morning, dear students. We have almost completed our chapter 5, control and coordination. Control and coordination in plant as well as control and coordination in animal. We have completed both the parts. Now we will discuss some questions from the NCERT book, since NCERT book is most standard book, and in board examination most of the questions are directly asked from the NCERT book. क्लियर? तो आज हम लोग NCERT बुक से कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. वीडियो को गौर से देखना है, सुनना है, समझना है. ठीक है? और कोई क्वेश्चन ले कि हाँ नहीं आ रहा है हमें, तो उसे लिख भी लेना है और बाकी आप लोग सुन के रखिए. क्लियर? तो at first questions is what is the difference between a reflex action and walking? रिफ्लेक्स एक्शन में और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में. कभी भी कोई क्वेश्चन हो कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद पिक आउट करना है उसके पॉइंट्स को, है ना. तो हियर आवर क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग. वॉकिंग में और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या फर्क है. जब कभी भी डिफरेंस लिखना हो तो वो डिफरेंस भले ही 1 पॉइंट का हो, 2 पॉइंट का हो या 5 पॉइंट का हो. ठीक है? डिफरेंस हम लोग हमेशा लिखते हैं इस प्रकार से. जो भी आपका पेज है इसको बीच से ऐसे लाइन खींच देने का है और एक इधर लिखेंगे हम लोग, जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन इधर लिखे, तो इधर हम लोग लिखेंगे वॉकिंग. और वट एवर द पॉइंट वी हैव टू राइट हियर एंड हियर. इस प्रकार से हम लोग डिफरेंस हमेशा लिखेंगे. क्लियर? रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? तो इट इज इनवॉलंटरी एक्शन, वी नो इट, बट वॉकिंग इज वॉलंटरी एक्शन. ठीक है? तो रिफ्लेक्स में लिखेंगे इनवॉलंटरी एक्शन और वॉकिंग ये वॉलंटरी एक्शन है. जब हम लोग चाहते हैं, जहां हम लोग चाहते हैं, जैसे हम लोग चाहते हैं वैसे वॉकिंग करते हैं. क्लियर? दूसरा पॉइंट, चूंकि ये इनवॉलंटरी एक्शन है तो रिफ्लेक्स का सेंटर होता है स्पाइनल कॉर्ड, बट वॉकिंग ये वॉलंटरी एक्शन है जिसका सेंटर होता है हमारा ब्रेन. तो ये 2 पॉइंट हमारे हो गए रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग के बीच में डिफरेंस. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस एट द सिनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन्स. 2 न्यूरॉन के बीच में जो सिनेप्स है, सिनेप्स मीन्स द गैप बिटवीन द 2 एडजेसेंट न्यूरॉन, व्हाट हैपेंस देयर, ये पूछा गया है. क्लियर? तो न्यूरॉन में हम लोग देखे हैं कि न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रांसपोर्ट होता है डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन बल्ब की ओर. बट एक्सॉन बल्ब यानी कि फर्स्ट न्यूरॉन का एक्सॉन बल्ब और नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट, ये आपस में क्लोज प्रोक्सिमिटी में तो होते हैं, बट देयर इज अ माइन्यूट गैप बिटवीन द बोथ. इसे एक्सॉन बल्ब माने और इसे हम लोग डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन माने. इसके बीच में एक छोटा सा गैप है और इस गैप में इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता. तो यहां पे एक्सॉन बल्ब इट फॉर्म्स सम केमिकल्स, सम न्यूरोट्रांसमीटर्स, और उसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन. क्लियर? तो सम न्यूरोट्रांसमीटर्स आर फॉर्म्ड एट द सिनेप्स व्हिच इज पास्ड टू द डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, है ना. एंड द नेक्स्ट न्यूरॉन अगेन कोड देम इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स. और इस प्रकार से जो नर्व इंपल्स है वो कभी इलेक्ट्रिक, कभी केमिकल, कभी इलेक्ट्रिक, कभी केमिकल, इस फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता चला जाता है. तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स भी बोल सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वन इज विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी. सिंपल है, अगर ब्रेन का पार्ट पढ़े हो तो वहां पे आप क्लियर कट एक पॉइंट लिखे होंगे, सेरिबेलम, है ना. सेरिबेलम इसे हम छोटा ब्रेन भी बोलते हैं. सेरिबेलम इट कंट्रोल्स आवर पोस्चर एंड बॉडी बैलेंस, और साथ ही साथ इट इज द सेंटर ऑफ लैंग्वेज, राइटिंग स्किल, इट इज. Clear? The next question is
हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक? कोई अगरबत्ती कहीं हम लोग जलाते हैं तो उसके स्मेल को हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं? हाउ कैन वी डिटेक्ट, है ना? करते हैं हम लोग पर डे, हमेशा हम लोग अगरबत्ती को क्या स्मेल को डिटेक्ट करते ही करते हैं, बट ये प्रोसेस होता कैसे है? अब ये नहीं लिखना है कि अगरबत्ती जलाते हैं सर और सूंघ लेते हैं, ठीक है? ये नहीं होगा। कैसे डिटेक्ट करते हैं तो हमको वो प्रोसेस लिखना है। तो एट फर्स्ट द एसेंस और द स्मेल ऑफ एसेंस स्टिक या अगरबत्ती is detected by our olfactory receptors which is present in our nose. नोज में olfactory receptors होते हैं, उस स्मेल को डिटेक्ट करते हैं and they pass them to the olfactory lobe of our brain through nerve. वो नर्व के थ्रू पास कर देते हैं olfactory lobe के पास, ठीक है? olfactory lobe अब उस स्मेल को इंटरप्रेट करता है कि हाउ डज इट स्मेल, इट इज गुड स्मेल, इट इज बैड स्मेल, क्लियर? इस प्रकार से जो भी स्मेल हो olfactory रिसेप्टर्स उसको कैच करेंगे, कैच करने के बाद उसको इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट करेंगे, न्यूरॉन्स उसको लेकर के कैरी करेंगे, कैरी करके जो सीएनएस है, सीएनएस का कौन सा पार्ट, तो ऑल्फैक्टरी लोब जो हमारे ब्रेन में, फोर ब्रेन में सिचुएटेड है, वहां तक लेकर के जाता है और फोर ब्रेन का वो पार्ट ऑल्फैक्टरी लोब उसको इंटरप्रेट करके हमको बताता है कि यह स्मेल कैसा है, क्लियर? और इस प्रकार से हम लोग अगरबत्ती के एसेंस को, स्मेल को हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? हम लोग पढ़े हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन इज द फंक्शन ऑफ आवर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है, तो ब्रेन का क्या रोल है भैया रिफ्लेक्स एक्शन में? यहां पे लिखेंगे मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड बट सम रिफ्लेक्सेस लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आवर आईज, contraction and relaxation of our pupil depending upon intensity of light, these are the reflexes which are controlled by our brain, clear? खास करके जो हमारे हेड पोर्शन के रिफ्लेक्सेस होते हैं ये हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वन, वाटर प्लांट हार्मोन्स, ठीक है? ये अगले पेज में आएगा क्वेश्चन। वाटर प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? तो द केमिकल मैसेंजर्स which stimulate any particular function in plant like growth, like their physiochemical processes, ठीक है? is known as फाइटोहार्मोन और प्लांट हार्मोन। हार्मोन बोलते हैं किसी भी केमिकल मैसेंजर को जो किसी फिजियोकेमिकल प्रोसेस को स्टिमुलेट करे, ठीक है? और अगर वो केमिकल मैसेंजर पाया जा रहा हो प्लांट में तब उसको हम लोग प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन नाम दे देते हैं, करेक्ट? हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट? यहां पे प्लांट के ही दो मूवमेंट का बात किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। पहला है एक सेंसिटिव प्लांट का मूवमेंट लाइक म्यूकोपोलिका, एंड दूसरा है मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द लाइट। तो सबसे पहले तो इसका नामकरण ही हम लोग कर दें। ये जो है मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट, इट इज नास्टिक मूवमेंट, एंड मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द लाइट ऐसे ही लिख देना है, ऐसे करके हम लोग, ठीक है? समझ में आई बात? यहां पे लिख देना है मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट और इस तरफ मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द लाइट, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे डिफरेंस ऑलवेज। तो इस तरफ हम लोग लिखेंगे सेंसिटिव प्लांट का मूवमेंट में क्या लिखेंगे, तो इट इज नास्टिक मूवमेंट, और मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट में लिखेंगे इट इज ट्रॉपिक मूवमेंट, क्लियर? अब नास्टिक मूवमेंट होता है ड्यू टू चेंज टेम्परेचर प्रेशर, तो वो पॉइंट लिख देंगे, और ये होता है ड्यू टू ग्रोथ, फिर वो पॉइंट लिख देंगे। फिर इसमें लिखेंगे ग्रोथ डज नॉट अकर,
और ये होता है ग्रोथ के कारण। जिस प्रकार से 2-3 पॉइंट हम लोग बना लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट हम लोग क्या पिक आउट किए कि सेंसिटिव प्लांट का मूवमेंट यानी कि मिमोसपोडिका का मूवमेंट वो होता है नास्टिक मूवमेंट। ठीक, नास्टिक होता है वो अलग नास्टिक मूवमेंट है, और ये है ट्रॉपिक मूवमेंट। अब नास्टिक और ट्रॉपिक का डिफरेंस तो पहले लिखवा चुके हैं, और उसी का 2 पॉइंट यहाँ पे फिर से हम लोग लिख देंगे, हो गया हमारा काम। गॉट इट? गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ। अब ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए 3 हार्मोन हम बताए हैं आपको, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिबरेलिन। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी नाम लिखा जा सकता है, बट यहाँ पे कोई पार्टिकुलर नाम पूछा जा रहा है तो ऑक्सिन का सबसे अधिक इफेक्ट होता है ग्रोथ में, क्योंकि साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करवा सकता है, जिबरेलिन ये सिर्फ इलोंगेशन करवा सकता है, लेकिन ऑक्सिन ये दोनों काम कर सकता है। क्लियर? तो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन में ऑक्सिन का नाम सशक्त पर आएगा। नेक्स्ट, हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट। तो ये ऑक्सिन किस प्रकार से काम करता है, यानी कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ ऑक्सिन, यहां से क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मोड ऑफ एक्शन ऑफ ऑक्सिन क्लियर है तो इसका आंसर हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ ऑक्सिन? तो ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस बट इज ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स में ऑक्सिन बनता है, बट जब ये काम करना होगा तो ये ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। क्लियर? अब टेंड्रिल का बात करते हैं, तो टेंड्रिल होता है क्लाइंबर्स में, यानी कि वैसे प्लांट्स जो किसी का सपोर्ट लेकर के ऊपर क्लाइंब करते हैं उन्हें क्लाइंबर बोलते हैं। उसी क्लाइंबर में होता है टेंड्रिल। यू हैव वॉच्ड टेंड्रिल। ठीक है, किसी क्लाइंबर लत्ती वाले पौधे में देखे होंगे कुछ स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर निकलता है और वो लिपटा हुआ रहता है किसी सॉलिड सपोर्ट से, दैट इज नोन एज टेंड्रिल। तो टेंड्रिल क्या करता है, कैसे कॉइल कर जाता है? तो व्हेन दैट टेंड्रिल्स कम इन कांटेक्ट विथ एनी सॉलिड सपोर्ट, सपोज कैसे कांटेक्ट में आता है, तो जो कांटेक्ट वाला पार्ट है, ठीक है, कांटेक्ट में आते ही ऑक्सिन का फॉर्मेशन शुरू होता है, बट दैट ऑक्सिन स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग अवे फ्रॉम द कांटेक्ट, यानी कि इस पार्ट में ज्यादा एक्यूमुलेट होने लगता है। इसके कारण वैसा पार्ट यानी कि प्लांट का टेंड्रिल का वो पार्ट जो विच इज अवे फ्रॉम द टेंड्रिल दैट ग्रो फास्टर देन द पार्ट विच इज इन कांटेक्ट। अब ये पार्ट ज्यादा ग्रो करेगा, अंदर का पार्ट कम ग्रो करेगा, तब ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, ये कॉइल होता चला जाता है इसके ऊपर। क्लियर? तो इस प्रकार से ऑक्सिन प्रमोट करता है टेंड्रिल को कॉइल होने में। नेक्स्ट वन, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। एनिमल में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है ना, ये सवाल पूछा गया है। तो इन केमिकल्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम, हार्मोनल एज वेल एज न्यूरल। तो फॉर हार्मोनल कोऑर्डिनेशन सिस्टम यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम वी हैव ग्लैंड्स, endocrine glands, and those endocrine glands secretes hormone in very little amount directly into our bloodstream, and that blood carries those hormone to the target cell, target tissue or target organ where they act. Either they influence any particular function or they inhibit any particular function. Like एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। There is an example, pancreas. Pancreas is a gland which secretes insulin. As insulin comes into our bloodstream, it lowers down the blood glucose level. है ना? And the another hormone is glucagon. As it comes into the bloodstream, it increases the blood glucose level. Clear? इस प्रकार से डिफरेंट हार्मोन्स बनते हैं किसी न किसी एंडोक्राइन ग्लैंड में, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आते हैं और अपने टारगेट साइट तक ब्लड के थ्रू पहुंचा दिए जाते हैं, जहां पर जाके अपना वो पार्टिकुलर फंक्शन, पार्टिकुलर काम करता है। क्लियर? इस प्रकार से केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है एनिमल्स में।
नेक्स्ट वन इज why is the use of iodized salt advised? टीवी में, पेपर में, रेडियो में, सभी जगह न्यूज नहीं, एडवर्टाइज होता है कि आयोडाइज साल्ट खिलाना चाहिए। वाई, क्यों खिलाना चाहिए? ठीक है, तो आते हैं हम लोग थोड़ा सा चलते हैं बैक, जो हम लोग पढ़े थे थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस थायरॉक्सिन, एंड वहां पे एक पॉइंट हम बताए थे आपको कि आयोडीन इज नेसेसरी एलिमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन, यानी कि आयोडीन जरूरी होता है थायरॉक्सिन के फॉर्मेशन के लिए। और अगर थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन ना हो तो उससे एसोसिएटेड जो डिजीज है वो हो सकते हैं, जैसे कि ग्वाइटर, मेंटल रिटार्डेशन। क्लियर? आयोडीन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगा तो सफिशिएंट अमाउंट में थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, थायरॉक्सिन सफिशिएंट अमाउंट नहीं बनेगा तो उसके हाइपोसेक्रेशन से जो रिलेटेड डिजीज थे, ग्वाइटर और मेंटल रिटार्डेशन, वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ग्रोथ सही से हो, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब, ठीक है, ये सब सही से हो, मेंटल ग्रोथ सही से हो, इसके लिए जरूरी है हमारा बीमार कंट्रोल रहे। इसलिए जरूरी है कि थायरॉक्सिन का ऑप्टिमम प्रोडक्शन हो, और थायरॉक्सिन के ऑप्टिमम प्रोडक्शन के लिए आयोडीन का होना जरूरी है। सो इट इज एडवाइज्ड टू टेक द आयोडाइज्ड साल्ट। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला सवाल है हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालिन इज सेक्रेटेड इनटू द ब्लड, यानी कि एड्रेनालिन के फंक्शन का बात किया जा रहा है। अगर हमारे ब्लड में एड्रेनालिन का सेक्रेशन होता है तब क्या होता है? Adrenaline prepares our body in emergency condition, a stress condition. So it is called hormone of emergency, या emergency hormone, या stress hormone of any. ठीक है, and the adrenal gland is known as gland of emergency. तो किसी भी stress emergency condition में we have two options, either we can fight or we can flight. ठीक है, या तो उस कंडीशन से, उस स्ट्रेस से आप जूझिए, लड़िए, फाइट कीजिए, या चुपके से निकल लीजिए। ठीक है, इन दोनों सिचुएशंस के लिए काफी एनर्जी की जरूरत पड़ता है। यानी कि एड्रेनालिन का प्रोडक्शन जब होगा तो हमारे बॉडी को कैसे प्रिपेयर करता है? तो एनर्जी प्रोडक्शन के लेवल को इंक्रीज करके, एनर्जी प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज होने के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सारा काम एड्रेनालिन करवाएगा। लाइक इट इनहांसेस द रेट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, it enhances our heartbeat, it enhances the blood circulation rate, ठीक है, enhances the rate of breathing। क्लियर? वो सब कुछ जरूरी होता है जो हमारे एनर्जी प्रोडक्शन के रेट को इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, why are some patients of diabetes treated by giving injection of insulin? हम लोग देखते हैं कि आजकल डायबिटीज काफी नॉर्मल बीमारी हो गया है। नॉर्मल इन द सेंस कि लगभग घर घर में ये बीमारी पाई जाती है ना। अभी तक ये अनट्रीटेबल डिजीज है, बट उसके बावजूद डायबिटीज का इंजेक्शन लेते हुए देखते हैं लोगों को। ठीक है, तो क्यों एडवाइस किया जाता है कि डायबिटीज के टाइम में आप इंसुलिन का इंजेक्शन लीजिए? सिंपल है, डायबिटीज होता क्यों है? तो इट अकर्स ड्यू टू हाइपोसेक्रेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, उसमें जो बीटा सेल है दैट प्रोड्यूसेस इंसुलिन। किसी भी कारण से अगर उसका प्रोडक्शन कम हो गया हो या प्रोडक्शन एकदम से स्टॉप हो गया हो तो हमारे ब्लड में इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा। अब चूंकि प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से इंसुलिन का इंजेक्शन दे देते हैं ताकि जितना जरूरत हो उतना इंसुलिन हमारे बॉडी में मेंटेन रहे, आते रहे और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल किया जा सके। क्लियर? तो आज इतना ही। कुछ और भी सवाल हैं, इसको हम लोग कल देखेंगे। तो टेक केयर।